नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। कहानी हर दिन एक नया एहसास छोड़कर जाती है और आज भी वैसा ही होने वाला है। तो आइए सुनते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखने बैठे थे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था। हाथी आया नहीं था। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा। हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो गया या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा। अचानक नहीं गया तो बता कर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो से जाऊंगा। टेम्पो से तो जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। क्यों? कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गई हूं, जाकर ले आओ। अरे, कोई लेकर तो नहीं जाएगा? वहां कौन उठाएगा? बंदर अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे। उनके नाप का नहीं है, जाओ। पत्नी ने रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का देकर कहा। जूते उतार कर रघुवर प्रसाद कूदे और नंगे पैर दौड़ते गए। झाड़ियों में फंसे कपड़े सूख गए थे, हवा से इधर उधर हो रहे थे। कपड़े समेट कर वे लौट आए। बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले बरी चढ़ा रही थी। धूप अच्छी निकली थी। बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने आया था, चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना। बरी चुआने सोनसी को भी बुला लेती। यह वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे, पर वह दौड़ते हुए कहना भूल गए, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया है। अरे, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने जल्दी जूते पहने, रबड़ सोल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतार कर हाथी पर बैठने को कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे। मोजा पहने हुए थे, एक हाथ में जूता पकड़े हुए थे और हाथी के पास गए। हाथी उनको देखकर बैठ गया। हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से कहा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया था? नहीं, मैंने बैठाया है, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वह भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था। जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते में नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसीलिए उदास हूं। कितने दिन के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब है, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक कभी भी, पर मैं घर लौट नहीं रहा हूं, मैं यहां लौटूंगा। खिड़की से आकाश दिखता था, इसीलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे। पत्नी सूती लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी में खांचा लगा हुआ था। नीचे की चौखट पर एक खीला थोड़ा उभरा था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई। साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूंगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खीला देखकर उन्होंने उस तरफ खड़े बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खीला ठोकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा गोटा उठा रहा था। उसे नहीं, उसके पास जो गोल बड़ा पत्थर है उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास आ गया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर ले लिया। जब रघुवर प्रसाद खीला ठोक रहे थे तब लड़का खिड़की से अलग हट गया। उसी जगह रख देना जहां से उठाए थे। रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया। उसी जगह लड़के ने पत्थर रख दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है कि शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से दरवाजा हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो। खिड़की से आकाश साफ दिख रहा था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाजा खोलकर देखता हूं। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला तो दरवाजा झटके से खुल गया।
जोर की हवा ने धक्का दे दिया। जमीन पर रखा हुआ गिलास हवा से लुढ़क गया। दीवार में लगा कैलेंडर खीला समेत उखड़ गया। कमरे में धूल भर गई। इतना सब हुआ जबकि रघुवर प्रसाद ने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया था। खिड़की बंद करने की किसी को याद नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। खिड़की से धीरे धीरे अच्छी अच्छी हवाएं आ रही थी। खिड़की से बाहर शांत था। कमरे में अंदर धूल से खिसकन मड़ गई थी। पत्नी झाड़ू लगाने लगी। ढेर सी धूल कोने में झाड़ू से इकट्ठा हो गई। थाली में गुथा हुआ आटा था, गीले फरिया के टुकड़े से ढका था, इसीलिए लगता था कि रेत धूल आटे में चिपकी नहीं होगी। फिर भी फरिया को झटकार कर पत्नी ने थाली को पोंछा। थोड़ा आटा उंगली में लेकर उसने चखा, शायद आटा गिरगिरा रहा था। अब पत्नी ने पूछा। ऊपर का परत भर आटा निकाल कर रोटी बनाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब लगा कि आंधी थम गई है तब कमरे की धूल को बाहर झाड़ा गया। 3 दिन तक झटकारना पोंछना चला, तब कमरे की हालत ठीक हुई। पत्नी कंघा करते करते थक गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे, बाल सुलझ नहीं रहे थे। शादी के पहले उसकी माँ कंघी करती थी, अब उसे खुद ही करना पड़ रहा है। आधे घंटे से ज्यादा हो गए। लकड़ी का चौड़ा कंघा था। इतना बड़ा कंघा है, पत्नी ने कहा। लाओ मैं कंघा कर दूं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुमसे नहीं होगा, पत्नी ने कहा। बन जाएगा। रघुवर प्रसाद पत्नी के पीछे बैठ गए। उन्होंने पत्नी के बालों को अपनी गोद में रख लिया। वे ऊपर से बालों को सुलझा रहे थे, धीरे धीरे कंघी कर रहे थे, तब भी बाल खिंच रहे थे। सोनसी बालों को सिर के पास हाथ से दबाए हुए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है, पत्नी ने कहा। रहने दो, तुम ही कंघी करो, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम तालाब में डुबकी लगाकर जैसे ही सिर ऊपर निकाला करो तो बालों को पीछे झटकार लिया करो, फिर समेट कर जूड़ा बना लिया करो, इससे बाल उलझेंगे नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन बताया? पत्नी ने कहा। किसी ने नहीं, पानी के अंदर बाल सुलझ कर तिरा जाते हैं। बहुत बाल टूट गए, कंघी से बाल निकालते हुए पत्नी ने कहा। बड़े फजहर नहाने के लिए तालाब जाते समय पत्नी ने कहा, मैं 2-3 दिन बाल गीले नहीं करूंगी, चोटी नहीं खोलूंगी। वहीं कंघी करने से बचना चाहती थी। नहीं, तुम डुबकी लगाकर नहाना, बूढ़ी अम्मा कंघी कर देगी, उसके बंदर लीख जुआ भी देख लेंगे, हंसते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मेरे जुए नहीं हैं, बंदर से मैं जुआ नहीं दिखवाऊंगी, बाल गीले नहीं करूंगी, पत्नी ने कहा। जुआ बंदरिया से दिखवा लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहाने जाने के लिए रघुवर प्रसाद अंगोछा, चड्ढी और साबुन की बट्टी लेकर खिड़की से कूदे। पत्नी रघुवर प्रसाद की धुली कमीज, अपनी धुली साड़ी और पोलका लेकर खिड़की से कूदी। अच्छी हवा चल रही थी। तुम बाल खोल लो, हवा में बाल उड़ेंगे। सुनकर सोनसी ने मुस्कुराते हुए चलते चलते अपने बाल खोलकर छितरा दिए। तेज हवा से बाल और छितराए हुए उड़ रहे थे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं मैं बाल के उड़ने से उड़ न जाऊं। पत्नी ने उड़ते आंचल को खोस लिया था। आंचल क्यों खोस ली? ऐसे मैं तो उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ोगी? रघुवर प्रसाद ने कहा। उड़ते हुए बाल और उड़ता हुआ आंचल पंख की तरह पत्नी को सचमुच उड़ा न ले जाए, सोचकर रघुवर प्रसाद ने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, तेज चल रही थी कि धूल उड़ नहीं रही थी, परंतु कहीं गोबर से लिपी जगह पर 18 बिंदी डालकर चौक पूरा हो गया था। वह सुंदर अमांगलिक आकृति हवा के द्वारा जस का तस उठा ली गई थी। वह आकृति पतंग की तरह उड़ रही थी। फिर और भी छोटे छोटे आटे से पूरी आकृतियां इधर से उधर उड़ते दिखाई दे रही थी। हवा उनके स्वरूप को बिगाड़ रही थी। तभी रघुवर प्रसाद के हाथ से सोनसी का हाथ छूट गया। सोनसी दौड़ती हुई आगे निकल गई। रघुवर प्रसाद ने जैसे सोनसी के दौड़ने को ही पकड़ा हुआ था। पकड़ा हुआ दौड़ना छूटकर दौड़ गया था। दौड़ती हुई सोनसी के बाल हवा में तिरा गए थे, जिससे एक बारगी लगा कि वह खड़े खड़े उड़ गई। रघुवर प्रसाद ने सुना कि सोनसी ने ओझल होने के पहले कहा कि पीछे आ जाओ। ओझल हो गए थे कि पीछे पीछे ओझल होकर ही जाया जा सकता है। दूसरे का ओझल होना पता चल जाता है, खुद का ओझल होना खुद को पता नहीं चलता हो, दूसरे को पता चल जाता है। हो सकता है रघुवर प्रसाद भी ओझल हो गए हों। जिस दिशा में सोनसी गई थी उसी दिशा में रघुवर प्रसाद भी गए। हवा भी उसी दिशा में जा रही थी। इस समय सारी स्थापना उसी दिशा की थी और दोनों के इर्द गिर्द थी। रघुवर प्रसाद पेड़ों के बीच से जा रहे थे। वे सोनसी सोनसी की आवाज लगा रहे थे। आगे रघुवर प्रसाद को क्षण भर के लिए सोनसी दिखी।
सोनसी की साड़ी लगता है हवा से उड़ा ले गई थी, पर वह नग्न नहीं थी। हवा में उड़कर जाती हुई रंगोली ने उसे पूरा ढक लिया था। वह रंगोली की साड़ी पहनी हुई थी। हवा जब थम गई तो पेड़ों, फूलों, दूबों की गंध जो फैल गई थी वह पेड़ों, दूबों, फलों के आसपास सिमटने लगी। ये सिमटना इस तरह का था कि पेड़ों के पास फूलों की गंध सिमट गई, दूबों के पास पेड़ों की गंध थी। एक पेड़ के पास जो बरगद का पेड़ था वहां तीज त्योहार के दिन की पूजा स्थल की सुगंध थी। उसी के पास एक पेड़ का तना एकदम काला चिकना था, यह शिवलिंग की तरह था। गोबर से लिपी पुती जगह पर उस पेड़ के नीचे आंख मूंदे सोनसी लेटी हुई थी। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का पास आना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का वहां खड़े खड़े उसे निहारना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का कुछ भी करना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को ढाके हुए जो रंगोली का आवरण था वह गोबर से लिपी जगह पर पूर्ववत चौक पूरे हुए जैसा अंकित दिखा। तभी सोनसी की बाईं बाह पर टाई टाई करता एक पक्षी आकर बैठा। देखो तो मेरे कंधे पर कोई पक्षी आकर बैठा है, पत्नी ने पूछा। उसके अपने भूले अस्तित्व से उसकी आवाज आ रही थी। सोनसी के हिलने डुलने से पक्षी सरकता तो उसके पंजे के नाखून कंधे पर पड़ते। हाँ, एक सुंदर हरा तोता है, पहाड़िन करन इसका कंठ फूट गया। तोता गहरी सांस और फुसफुसाहट को याद कर लेगा। सोनसी ने गहरी सांस लेकर और फुसफुसाहट कहा, मैं उसे बता दूंगा कि हम पति पत्नी हैं। रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने देखा कि कहीं आटे से जो चौक पूरा गया था वह पतंग की तरह उड़ा आ रहा था। हवा ने इसके स्वरूप को भी बिगाड़ दिया था। फिर दूसरी ओर से चौक पूरा हो गया और आकर साथ साथ उड़ गया। तालाब के किनारे पत्थर पर सोनसी बैठी थी। रघुवर प्रसाद नहाने के लिए चिकनी मिट्टी का ढीला लकड़ी से खोद कर ले आए थे। तालाब से डुबकी लगाकर दोनों निकले और अपने अपने शरीर में और फिर एक दूसरे के शरीर में मिट्टी को मला। दोनों तालाब में पैर डालकर कुछ देर बैठे रहे। गीली मिट्टी को लपेटे हुए मनुष्य जाति का आदिम जोड़ा लग रहे थे। जब मिट्टी सूखने लगी तो दोनों तालाब में कूद गए। एकदम सुबह का सूर्य बाईं तरफ तालाब में था। सूर्य के बाद तालाब में रघुवर प्रसाद थे और फिर सोनसी। सोनसी डुबकी से निकलते ही बालों को पीछे झटकारती तो एक अर्ध चक्र बनाती, बूंदे बालों से उड़ती। तब रघुवर प्रसाद को उन बूंदों की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता। सोनसी के गीले बालों को झटकारने से क्षण भर को इंद्रधनुष बन जाता था। बूढ़ी अम्मा चाय लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़ी अम्मा के आगे आता हुआ एक बड़ा बंदर तालाब के किनारे के एक पेड़ पर चढ़ गया। सोनसी चलो, रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को आते देखकर कहा। सोनसी आखिरी डुबकी लगाकर निकली और बालों को पीछे झटकार कर समेटा, जूड़ा बनाया। अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे, सोनसी ने कहा। हाँ, अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। चाय रखकर बूढ़ी अम्मा चली गई। एक दूसरे के उतरे कपड़ों से दोनों ने अपने शरीर को पोंछा, फिर धुले कपड़े पहनकर चाय पी। बूढ़ी अम्मा सोनसी के लिए एक टोकनी में केसरवा कांदा और दूसरी में तेंदू फल बंदरों से बचाकर रखी थी। सोनसी ने आंचल में थोड़े केसरवा कांदा और तेंदू फल को खोस लिया। रास्ते भर दोनों केसरवा कांदा दांतों से छीलते खाते आए। कमरे की खिड़की के पास दोनों खड़े हो गए। दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना कमरा झांकने लगे। कमरे में वे नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? रघुवर प्रसाद ने कमरा झांकते हुए सोनसी से पूछा, जैसे कमरे से पूछा। तुम मेरे पास हो, कमरा झांकते हुए सोनसी ने कहा, जैसे कमरे से कहा। और मैं? खाली कमरा देखते हुए सोनसी ने आश्चर्य से कहा। तुम यहाँ मेरे पास हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। इसके बाद दोनों कमरे में कूद गए। रघुवर प्रसाद, ओ रघुवर प्रसाद, कोई पुकार रहा था। लगता है विभागाध्यक्ष हैं। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। विभागाध्यक्ष थे, बदहवास लग रहे थे। सुबह बिस्तर से उठते ही आ गए थे। विभागाध्यक्ष बिना किसी की तरफ देखे खिड़की के पास गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनका और कहीं ध्यान नहीं था। बैठिए सर, पानी पी लीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी में बिस्तर उठाकर पिता ने तहा दिया था। चारपाई पर केवल दरी बिछी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा। सोनसी ने गिलास में पानी लाकर रघुवर प्रसाद को पकड़ाया। लीजिए सर, रघुवर प्रसाद ने कहा।
पानी पीते पीते भी विभागाध्यक्ष खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघुवर प्रसाद, मैं कहने आया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। हम लोग खिड़की से उस तरफ जाएंगे। जी सर, पर महाविद्यालय का समय हो रहा है। आज दशहरा की छुट्टी है, 15-20 मिनट में आता हूँ, या तो नहा धोकर आऊंगा। नहाने में देर हो जाएगी तो खिड़की के तालाब में नहा लूंगा। खिड़की के पेड़ों में आज के दिन नीलकंठ देख लेंगे। जी सर। विभागाध्यक्ष जब चले तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, आज जब नहाने गए थे तब तुमको नीलकंठ दिखा था? याद नहीं है दिखा हो? तुमको दिखा था? नहीं, मुझे भी नहीं याद है, शायद दिखा हो। हम दोनों को दिखा हो और हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया हो? दिख तो गया, ध्यान ही नहीं दिया तो क्या हुआ? रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, मालूम होना चाहिए कि हमने नीलकंठ देखा है। चलो नीलकंठ देखने चले। कैसे जा सकते हैं? विभागाध्यक्ष आने वाले हैं। क्या आज हाथी आएगा? पत्नी ने पूछा। यदि साधु को मालूम होगा कि छुट्टी का दिन है तो ना आए। हो सकता है साधु आज रावण भाटा चला जाए। हो सकता है राम सीता की झांकी हाथी पर निकले, उसी की तैयारी वह कर रहा हो। चलो अब नीलकंठ देख लें, फिर शाम को झांकी देखने चलेंगे, पत्नी ने कहा। विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। हाँ, विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, पत्नी ने कुछ उदास होकर कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देर तक दोनों कमरे में विभागाध्यक्ष का रास्ता देखने लगे। विभागाध्यक्ष नहीं आए, हाथी नहीं आया। पत्नी थक कर जमीन पर लेट गई। लगता है विभागाध्यक्ष को नीलकंठ दिख गया है, चलो हम भी चले। चलो, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। सुनो, मेरे कंधे पर पक्षी तोता था या नीलकंठ? पत्नी ने बहुत खुशी से पूछा। तोता था, रघुवर प्रसाद ने भी बहुत खुशी से कहा। हो सकता है नीलकंठ हो, पत्नी ने बहुत धीरे से कहा। दोनों नीलकंठ देखने निकले। घर से 2 कदम निकलने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रघुवर प्रसाद ने पत्नी की हथेली को छुआ, वो गर्म थी। तुमको तो बुखार है, रहने दो, नहीं चाहते, कमरे में रहेंगे। नीलकंठ को दिखना होगा तो वह खिड़की पर आकर बैठ जाएगा। नहीं, चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देर तक तालाब में नहीं डूबे रहना चाहिए, हो सकता है हमने नीलकंठ देख लिया हो। तुमने देख लिया हो तो लौट चलते हैं। पक्का नहीं है, चलो रिक्शा से चलते हैं। म्युनिसिपल के अस्पताल चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ दिख जाएगा। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे वे खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद रिक्शा देख रहे थे, पत्नी दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो? रघुवर प्रसाद ने पत्नी को सहारा देने के लिए सटा लिया था। नीलकंठ देख रही हूं। क्षितिज में नीलकंठ होगा तो भी दिखाई देगा नहीं। क्यों? बहुत छोटा होगा। दिखाई तो देगा। इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा। मुझे अपनी तरह से देखने दो, तुम अपनी तरह से आसपास देखो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने एक जाते हुए खाली रिक्शे को रोका। कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने पूछा। नीलकंठ देखने, पत्नी ने कहा। म्युनिसिपल अस्पताल चलो, रास्ते में नीलकंठ देख लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। लखोली गांव चलो, वहां बहुत नीलकंठ है। पहले अस्पताल चलो, फिर लखोली चलेंगे। पत्नी रघुवर प्रसाद के कंधे पर सिर रखे आंखें मूंदी थी। सो गई? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, सो रही हूं, दिखेगा तो मुझे बता देना। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाले, रास्ते में नीलकंठ दिखे तो बता देना। जब जब वह आंख मूंदती थी तो कहती थी देखते रहना और देखते ही बताना, देर करोगे तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो उड़कर जाते हुए देख लेना। रिक्शे वाले से उसके पीछे पीछे चलने के लिए कहेंगे। नीलकंठ के पीछे पीछे रिक्शे वाले को कहां तक ले जाया जा सकेगा? मान लो उड़कर दूर किसी पीपल के पेड़ पर बैठ गया तो? पीपल के पेड़ तक पहुंचने में देर लगेगी, वहां बैठा तो नहीं रहेगा। वहां से भी उड़कर आकाश की ओर ओझल हो गया तो? रघुवर प्रसाद रिक्शे वाले से कहेंगे, आकाश की तरफ ले चलो। फिर सोचेंगे आकाश की तरफ बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तब वे फिर रिक्शे वाले से कहेंगे, तुम रहने दो, यही हमारा रास्ता देखना, मैं रिक्शा लेकर जाता हूँ। अपनी पत्नी को रिक्शा चलाते हुए वे आकाश की ओर ले जाएंगे, पैडल मारेंगे और ऊंचे चढ़ जाएंगे। ऊपर बादल के टुकड़े रिक्शे पर लद जाएंगे। बादल का कोई वजन तो होता नहीं। किसी बादल में लोगों को न दिखने के लिए दशहरा के दिन नीलकंठ बैठा हुआ दिख जाएगा।
पत्नी को दिखाएंगे। सोनसी देखो, नीलकंठ पेड़ पर दिख जाएगा, इसीलिए यहाँ भूरे बादल पर आके बैठ गया। तुम भी देखो। यह भी हो सकता था कि देखने की उत्कट इच्छा और उसके न दिखने से ऊब जाएगा। उड़ते हुए सामने आए कि दोनों एक साथ उसे देख ले, फिर चला जाएगा। जाने के बाद भी नीलकंठ को जरूर लगेगा कि दोनों ने उसे देखा कि नहीं। शायद किसी एक ने देखा हो तो वह दोबारा आ जाए। सामने सामने अपने नीले पंख फैलाए उड़ता रहे, फिर दोनों कहेंगे हमने तुमको देख लिया, तब वह उड़कर चला जाएगा। अस्पताल में पर्ची कटाने की भीड़ थी। सोनसी बेंच पर बैठी थी। बहुत देर के बाद डॉक्टर ने सोनसी को देखा। पुड़िया में उसने 4 गोली दी। 2-2 घंटे में एक एक गोली खाने को कहा। एक गोली अभी खा लेने के लिए कहा था। सोनसी अस्पताल के नल के पास गई और गोली खाकर पानी पी लिया। चलो, सोनसी ने कहा। वही रिक्शा वाला अस्पताल के सामने खड़ा कर दिया। चलोगे? रघुवर प्रसाद ने रिक्शे वाले से पूछा। हाँ। दोनों रिक्शा में बैठ गए। कहाँ ले जा रहे हो? रघुवर प्रसाद ने कहा। जहां से आए थे वही चलो। जब घर आए तो देखा छोटू वहां बाहर साफ इस्त्री की हुई कुर्ता धोती पहने खड़ा था। रिक्शे से भैया को उतरते देख छोटू रिक्शे की तरफ दौड़ा और चिल्ला गया, अम्मा, भैया भाभी आए हैं। और छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। कितनी देर हो गई आए तुम लोगों को? भाभी ने पूछा। बहुत देर हो गई। पिताजी चारपाई पर लेटे थे। वहीं बोरे पर बैठी अम्मा गांव से लाई बरबट्टी बांट रही थी। सोनसी और रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। रघुवर प्रसाद पिता का पैर छूने वाले थे तो पिता ने कहा, रुक जाओ, उठकर बैठ जाने दो। वे पैर लटका कर नीचे बैठ गए। रघुवर प्रसाद ने पैर छुए, फिर सोनसी ने भी उनके पैर छुए। सोनसी अम्मा के पास बरबट्टी काटने बैठी वाली थी तो माँ ने कहा, जाओ पहले हाथ मुंह धो लो दोनों। दोनों हाथ मुंह धोने गए तो अम्मा ने उनके आज्ञा पालन से खुश होकर रघुवर प्रसाद के पिता की तरफ देखा। रघुवर प्रसाद के पिता मुस्कुराए। भैया, आज हाथी आया था? छोटू ने पूछा। भैया, आज हाथी आया था? छोटू ने पूछा। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। आएगा? क्या मालूम, आए तो उसे हाथी पर बैठकर घुमा देना, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि पत्नी एक कोने में बैठी बरबट्टी काटने लगी थी। उसे बुखार था, लेट जाती तो अच्छा था। छोटू बाहर खड़ा था। शायद वह हाथी का आना देखना चाहता था। अम्मा अपने साथ 2 कांसे की थाली, एक टठुलिया और अदरक कूटने के लिए एक काला गोल पत्थर लाई थी। सूपा चलनी लाना वो भूल गई थी। पूड़ी थी। रघुवर प्रसाद के पिता को लगता था कि काला पत्थर कसौटी का पत्थर है। पिता एक सोने की तांबई पहने थे, अंगूठी। सोने में तांबा अधिक मिलता था। इस अंगूठी को उन्होंने पत्थर पर घिसकर देखा था तो एक हल्की सुनहरी तांबई लकीर खींच गई थी। यह लकीर भी पत्थर के साथ साथ आ गई थी। रघुवर प्रसाद छोटू के पास गए। साफ कपड़े गंदे न हो जाएं, इसीलिए वह गोटा पत्थर और पेड़ पर चढ़ने का खेल नहीं खेल रहा था। वह हाथी पर सवार होकर घूमने के कपड़े पहने था। उन्होंने छोटू से कहा, आज घूमने नहीं जाएंगे, तुम्हारे भाभी को बहुत बुखार है। भाभी को बुखार है? छोटू ने पूछा। हाँ। वह अंदर गया और कहा, अम्मा, भैया कहते हैं कि भाभी को बुखार है। सुनकर रघुवर प्रसाद परेशान हो गए। होता यह कि छोटू पहले कहता घूमने नहीं जाएंगे, तब अम्मा पूछती, क्या हाथी आएगा नहीं क्या? शायद न आए, दशहरा का दिन है, पिता कहते। हाथी आएगा तो भी सब लोग कैसे जाएंगे, भाभी को तो बुखार है, छोटू कहता। इस तरह बात होती तो अच्छा होता। रघुवर प्रसाद झेप गए कि अम्मा पिता क्या सोचेंगे। अम्मा ने सोनसी से पूछा, बहू तुमको बुखार है? सोनसी ने बरबट्टी काटते सिर हिलाकर नहीं कहा। अम्मा उठकर सोनसी के पास गई, माथा छुआ। है तो, बहुत बुखार है। सुनकर पिता उठकर बैठ गए। सोनसी की आंख छलछला आई थी। शायद उसे मायके की याद आ गई हो। अम्मा ने उसके सिर को छाती से चिपका लिया। चल लेट जा। डॉक्टर को दिखाया था? रघुवर प्रसाद के पिता ने पूछा। जी हाँ, गोलियां दी हैं। गोलियां कब खानी है? 2-2 घंटे में। समय हो गया है? हाँ। कहाँ है गोली? बहू को दे दो। छोटू, भाभी को 1 गिलास पानी दो। रघुवर प्रसाद ने गोली निकाली। छोटू पानी लेकर भाभी के पास गया। रघुवर प्रसाद ने छोटू को गोली दी कि वह भाभी को दे दे।
गोली खाने के बाद अम्मा ने उसे बोरे पर लिटा दिया। सोनसी की पिछौरी रखी थी, उसी को उड़ा दिया। अम्मा खाना बनाने की तैयारी में लगने लगी। अम्मा को खाना बनाते जानकर सोनसी उठी तो पिता ने कहा, बहू लेटी रहो। सोनसी लेट गई। उसने पिछौरी ओढ़ी और थोड़ी देर में सो गई। पिता ने रघुवर प्रसाद से धीरे से कहा, झोला दो। फिर उन्होंने रघुवर की माँ से पूछा, कुछ लाना तो नहीं है? नहीं, रघुवर की माँ ने कहा, मैं आता हूँ, खाना बनते तक आ जाऊंगा। झोला लेकर वे चले गए। सोनसी का बुखार उतर गया था। हाथ मुंह धोकर माँ के कहने से उसने खाना खाया तो और अच्छा लगा। छोटू कुर्ता धोती को लगातार गंदा होने से बचाए हुए मन ही मन हाथी का रास्ता देख रहा था कि आ जाए। कोई नहीं जाएगा तो वह अकेला हाथी पर बैठकर घूम लेगा। सोनसी को अच्छा लगा तो वह घर का काम करने लगी थी। जहां सोनसी लेटी हुई थी वहीं रघुवर प्रसाद जाकर लेट गए। छोटू, बाहर से पिताजी आवाज दे रहे थे, देख हाथी आ रहा है क्या? छोटू दौड़ता हुआ बाहर आया। हाथी आ रहा था। अम्मा, रघुवर प्रसाद भी बाहर आ गए। पिता कमरे के अंदर आए और झोला रखकर बोले, बहू, मुर्रा लाया हूं, तुम लोग खा लेना। पिताजी भी बाहर आ गए। साधु बिना हाथी को बैठाए हाथी के ऊपर से उतर आया। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के आजू बाजू पैर जमाते हुए पहाड़ से उतरते हैं। हाथी पर 2 कदम इधर उधर रखकर वह नीचे उतर आया था। उतरते ही कंधे के अगोछों को छटकाकर उसने फिर कंधे पर जमा लिया। वही धोती को ढीले लपेटे और पीला कुर्ता पहने हुआ था। कुर्ता का रंग फीका पड़ गया था। कपड़े साफ थे और इस्त्री किए हुए थे। दशहरा का दिन था, इसीलिए शायद। छोटू बहुत उत्साही था। रावण भाटा चलोगे? साधु ने रघुवर प्रसाद से कहा। वहां बहुत भीड़ होगी। हाथी के गले में घंटी नहीं है, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हाथी आ रहा है? रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी का आना बहुत दूर से दिख जाता है, इसे देखने की खबर हो जाती है और दूसरों को मालूम पड़ जाता है। फिर भी, रघुवर प्रसाद ने कहा। चलिए, कुछ नहीं होता। छोटू भी जाएगा? पिता ने कहा। बहू भी जाएगी? रघुवर प्रसाद की माँ ने कहा। वह अंदर गई। बहू, जल्दी तैयार हो जा, हाथी पर घूमा। सोनसी ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लिया। बहू, अभी तो 2 साड़ी नहीं रखी होगी। हाँ अम्मा, सोनसी ने धीरे से कहा। लाल साड़ी पहन लेना। हाँ अम्मा। अम्मा ने खटिया से तहाया हुआ बिस्तर उठाकर नीचे जमीन पर बिछे बोरे पर रख दिया। दरी उठाई और खटिया को खड़ी किया। दरी को अम्मा ने खटिया पर टांग दिया। खटिया की आड़ में साड़ी बदल लेना। सोनसी नई लाल साड़ी लेकर खटिया की आड़ में चली गई। नीचे बैठकर उसने पोलका पहना, फिर लाल साड़ी पहनी। खटिया की आड़ से वह निकल आई थी। बिंदी लगा लिया? अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा। पैर पट्टी पहन लेना। सोनसी ने पैर पट्टी को उतार दिया था। हाँ अम्मा। रघुवर, अम्मा ने बुलाया, तू भी कपड़ा बदल लेना। अम्मा ने रघुवर के पिता का कोसा कुर्ता, जो करीब 15 साल पुराना होगा, झोले से निकाला। गमछे में तहा हुआ कुर्ता था। धोती निकाली। ले पहन ले। रघुवर प्रसाद पिता से लंबे थे। कुर्ता बड़ा था। पिता बाह कलाई के पास मोड़ लेते थे। रघुवर प्रसाद पिता से लंबे थे। रघुवर प्रसाद की खटिया की आड़ में चले गए। उनको कुर्ता ठीक हुआ था, लंबाई में कुछ छोटा लगता था। रघुवर प्रसाद ने धोती पहनी। गांव की बनी धोती थी, मोटी खादी की तरह थी। धोती की सुनहरी किनार थी। पालों में पानी लगाकर रघुवर प्रसाद ने कंघी की। कोसे के कुर्ते और सुनहरी किनार की धोती में रघुवर प्रसाद सुंदर लग रहे थे। सोनसी कमरे में जहां होती वहां कुछ अधिक उजाले में लगती। जहां गुंडी रखी थी वह हिस्सा कमरे का अंधेरा कोना लगता था। सोनसी उधर होती तो वह हिस्सा अधिक उजाले का लगता।